दोस्तों, हम पृथ्वीवासी चांद में पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो चांद पर इंसानी बस्ती बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था? क्या अपोलो मिशन के बाद आज तक किसी को भी चांद पर नहीं भेजा गया? आखिर चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के पहुंचने की पूरी कहानी क्या है? वो कौन सा सच है जिसे वैज्ञानिक हमसे छुपा रहे हैं? आज हम सबको जानेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। 20 जुलाई 1969 यही वो तारीख है जब किसी इंसान ने पहली बार अपना कदम चांद पर रखा था और एक इतिहास रच दिया था। और वो शख्स कौन था, ये बात तो आप सभी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग की, जिसके चांद पर कदम रखते ही भविष्य में अंतरिक्ष की खोज के कई सारे दरवाजे खुल गए थे। नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 मिशन पूरे 21 घंटे और 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौट आया। अब इतना तो हर किसी को मालूम है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है उससे पूरी दुनिया अनजान है। क्योंकि जब सबसे पहले इंसानों को चांद पर भेजा गया था तो उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इन सब की शुरुआत 16 जुलाई 1969 से होती है, जब नासा के ऑफिस में सभी की सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही समय में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड स्पेस मिशन होने वाला था, जहां अपोलो 11 धरती को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ जाने वाला था। और अंतरिक्ष में जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स एक तरफ खुश थे कि उन्हें इस ऐतिहासिक काम के लिए चुना गया, तो वहीं दूसरी तरफ मौके की नजाकत को समझते हुए उन्हें ये मालूम था कि उनके साथ इस मिशन में कुछ भी हो सकता है। जहां माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन चांद की जमीन पर उतरे थे। आखिरकार सुबह 8:32 पर अपोलो 11 को केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया और इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो गई। मात्र 4 दिनों में ये लोग चांद की सतह के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। जिस लूना मॉडल से तीनों एस्ट्रोनॉट चांद तक पहुंचे उसे दी ईगल नाम दिया गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एस्ट्रोनॉट्स को यह पता चला कि किसी कारण से ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था, जिसका ये मतलब था कि स्पेसक्राफ्ट निर्धारित जगह की बजाय कहीं और ही लैंड करने वाला था और इसका परिणाम काफी घातक हो सकता था, क्योंकि अभी तक ये पहला ह्यूमन मिशन था जिसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी तीनों एस्ट्रोनॉट्स को मौत के घाट उतार सकती थी। और इतना कुछ होने के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स धरती से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं ले सकते थे। ऊपर से अंतरिक्ष यान और चांद के बीच की दूरी कुछ ही किलोमीटर्स की बची थी, जिस पर कुछ भी नहीं हो सकता था। इस बात का पता चलते ही तीनों एस्ट्रोनॉट्स सोच में पड़ गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे ही थे। तभी एक और मुसीबत उनके गले पड़ गई। दरअसल अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें अचानक एरर आने लगा। अब ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसके बारे में कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं जानता था। तीनों की हालत खराब होने लगी, डर के मारे पसीने छूटने लगे। पहले तो एस्ट्रोनॉट्स ने खुद ही सारी चीजों को सही करने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो नील आर्मस्ट्रांग ने तुरंत इस बात की जानकारी धरती पर मौजूद नासा के वैज्ञानिकों को दी और फिर नासा की तरफ से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले कि इस एरर को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़े, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि बाद में बात सामने आई कि रडार सिस्टम से ज्यादा कमांड आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था, इसलिए एरर डिस्प्ले कर रहा था। एक तरफ ये एरर दिखाई दे रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों पर चांद पर लैंडिंग, ये सब कुछ एक साथ होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स पैनिक होने लगे। लेकिन उन सभी में नील आर्मस्ट्रांग ने पूरी हिम्मत दिखाई और अपना दिमाग शांत करके सारे कंट्रोल अपने हाथ में लिए और स्पेसक्राफ्ट को ऐसी जगह पर लैंड करवाया जिसकी वजह से सभी की जान बच सके। यही वजह है कि बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहला कदम रखने का मौका दिया, क्योंकि उन दोनों को ये पता था कि अगर नील आर्मस्ट्रांग समझदारी से काम ना लेते तो हालात बिगड़ सकते थे। 20 जुलाई को 8:17 पर सही सलामत स्पेसक्राफ्ट की चांद पर लैंडिंग हुई और नील आर्मस्ट्रांग ने उस लैंडिंग वाली जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया और यहीं से उतरकर नील ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था और पूरे गर्व के साथ अमेरिका का झंडा वहां पर फहराया था। चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग को ये लगने लगा था कि अब कुछ भी नहीं होगा, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये तो चुनौतियों की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ऐसे में जब एस्ट्रोनॉट्स को ये लग रहा था कि मुसीबतें खत्म हो चुकी है और वो धरती की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तभी वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई जो आज तक नासा दुनिया से छुपाती आ रही है। असल में दोस्तों, झंडा फहराने के बाद जब वो वापस स्पेसक्राफ्ट पे जाते हैं तभी एस्ट्रोनॉट को यह एहसास होता है कि अब वो वापस धरती पर नहीं पहुंच पाएंगे और वो चांद पर ही फंस चुके हैं, क्योंकि चांद पर लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल इंजन में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था और उसमें जमी नमी बर्फ में बदलने लगी थी। इतना ही नहीं, धरती पर मौजूद नासा के वैज्ञानिकों को ये भी डर सता रहा था
कि कहीं सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर ना हो जाए, इसलिए उन्हें तुरंत ही स्पेसक्राफ्ट से उतर जाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर ऐसा होता तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए धरती पर वापस आना नामुमकिन हो जाता और चांद पर ही वो अपनी आखिरी सांसें लेते, क्योंकि भूख और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो लोग ज्यादा समय तक जिंदा ना रह पाते। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, सब कुछ ऊपर वाला पहले से ही लिख कर रखता है। तभी तो अपोलो 11 मिशन को इंसानी इतिहास का सबसे बेहतरीन मिशन बनना था, इसलिए सफलता की कोई भी गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे में आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर की बर्फ कुछ ही समय में पिघलने लगी थी, जिसकी वजह से फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद और स्पेसक्राफ्ट में इन मुसीबतों को सुलझाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के अंदर वापस जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई थी। लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आती है। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में लगे स्विच को जब एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं तो वो टूटकर नीचे गिर गई थी, जिस वजह से सर्किट ब्रेकडाउन हुआ और उसकी पावर कट चुकी थी। लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद एडविन के हाथ स्विच तो आ गया था, पर उसे फिक्स करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वो लोग एस्ट्रोनॉट्स थे, कोई मैकेनिक नहीं, और ट्रेनिंग के दौरान किसे पता था कि स्विच ही नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर एडविन ने समस्या से बाहर निकलने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन सभी प्रयास असफल होते चले गए। जिसके बाद उन्होंने एक देसी जुगाड़ अपनाने की तरकीब निकाली और एक पेन को उस छेद के अंदर डाला जहां से वो स्विच टूटकर गिर गया था। यानी कि 6 घंटे में जिस समस्या का समाधान करने में एस्ट्रोनॉट्स लगे हुए थे, वो समस्या मात्र एक पेन की वजह से सुलझ गई और देसी जुगाड़ ने उनका काम कर दिया। अब वो एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहते थे। अब वो घड़ी आ गई थी जब एस्ट्रोनॉट को धरती के लिए रवाना होना था। प्लान ये था कि कोलंबिया विमान जिसकी मदद से उन्हें वापस धरती पर आना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल्स थे। पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का बाकी सामान मौजूद था। क्योंकि इन दोनों ही चीजों को कोलंबिया की धरती पर आते ही अलग अलग डायरेक्शन में जाना था ताकि दोनों आपस में क्रैश ना हो। लेकिन ये सब भी दोस्तों इतनी आसानी से थोड़ी ना होने वाला था। दोनों मॉड्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन के बदले एक के पीछे एक तेज रफ्तार से बढ़ने लगे, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा करीब आ जाते तब भी एक बहुत भयानक धमाका होता। पर खुशकिस्मती देखिए, इतनी तेज रफ्तार से नीचे आने के बावजूद ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और दोनों ने ही बहुत ही आराम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को लैंडिंग करी और इस अपोलो 11 मिशन को इतना कामयाब बना दिया कि पूरी दुनिया आज भी इस मिशन की मिसाल देती है। दोस्तों, आज जब कभी भी हम इस कामयाब मिशन का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने में नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ माइकल और एडविन जैसे जाबाज एस्ट्रोनॉट्स का भी पूरा हाथ था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, चांद पर इंसानी बस्ती बनना सही रहेगा या फिर हमारी पृथ्वी इंसानों के लिए काफी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।